जीएसटी की ये हमारी क्लास नंबर 8 है। तो ये जीएसटी की हमारी क्लास नंबर 8 है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा बिजनेस की डेफिनेशन। तो बिजनेस किसको बोलते हैं? सेक्शन 2 क्लोज 17 CGST एक्ट 2017। तो बिजनेस की डेफिनेशन पढ़नी क्यों जरूरी है? देखो, जीएसटी जो है ना, जीएसटी वो कब लगता है? जब आप कोई गुड्स या सर्विस की सप्लाई कर रहे हो। जब आप कोई गुड्स या सर्विस की सप्लाई कर रहे हो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो जीएसटी कब लगेगा? जब आप कोई गुड्स या सर्विस की सप्लाई कर रहे हो। और ये गुड्स और सर्विस की जो सप्लाई होनी चाहिए वो कब होनी चाहिए? इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। यानी अगर आप अपने बिजनेस में कोई गुड्स या सर्विस की सप्लाई कर रहे हो तो वो ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगेगा। अगर बिजनेस ही नहीं है, अगर बिजनेस ही नहीं है तो फिर आप जो गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्योंकि जीएसटी लगने के लिए ये जरूरी है कि आप जो गुड्स और सर्विस सप्लाई कर रहे हो वो आप अपने बिजनेस में सप्लाई कर रहे हो। यानी गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, उस पर जीएसटी लगता है। तो बिजनेस क्या होता है ये डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, सेक्शन 2 क्लोज 17 में बताया कि भाई बिजनेस में क्या क्या चीज़ आएगी। तो कह रहा है कोई भी आप ट्रेड कर रहे हो तो वो बिजनेस है। अगर आप कोई भी कॉमर्स एक्टिविटी कर रहे हो, कोई भी ट्रेड या कॉमर्स कर रहे हो तो वो बिजनेस है। आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चर हो तो वो भी बिजनेस है। आप कोई भी प्रोफेशन कर रहे हो, आपका कोई भी प्रोफेशन है तो वो भी बिजनेस है। कोई वोकेशन है, कोई एडवेंचर है या कोई वेजर एक्टिविटी, ये सारी चीज बिजनेस में आ जाएंगी। तो ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर या वेजर, ये सारी एक्टिविटी बिजनेस कहलाएंगी, चाहे ये पेकुनरी मॉनेटरी फाइनेंशियल गेन के लिए, मॉनेटरी बेनिफिट के लिए हो या ना हो। यानी चाहे इसमें पेकुनरी बेनिफिट हो या ना हो, चाहे इसमें पेकुनरी बेनिफिट हो या पेकुनरी बेनिफिट इन्वॉल्व ना हो, ये सारी एक्टिविटी बिजनेस कहलाएंगी। दूसरा, ये जो फर्स्ट पॉइंट में बताया इससे रिलेटेड यानी इससे इंसिडेंटल या कोई एंसिलियरी ट्रांजैक्शन, यानी फर्स्ट पॉइंट में जो बताया इससे कोई एंसिलरी और इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो तो वो भी बिजनेस है। फॉर एग्जांपल, आपका जो मेन बिजनेस है, आपका जो मेन बिजनेस है वो बैंकिंग सर्विस का है, लेकिन आप साथ में लोकर फैसिलिटी भी देते हो, लोकर फैसिलिटी भी देते हो। अगर किसी को लोकर लेना है और अपना सामान रखना है लोकर में तो बैंक क्या करता है, लोकर फैसिलिटी भी दे रहा है। तो ये जो लोकर फैसिलिटी है, ये इसका लोकर फैसिलिटी इसका मेन बिजनेस नहीं है, मेन बिजनेस बैंकिंग सर्विस है। तो लोकर की जो फैसिलिटी है वो इंसिडेंटल या एंसिलरी ट्रांजेक्शन हो गई टू द मेन बिजनेस। तो ये भी जो इंसिडेंटल और इंसिलरी ट्रांजेक्शन है ये भी बिजनेस ही माना जाएगा, ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। अब देखो, जो फर्स्ट या सेकंड पॉइंट में जो आपको बताया ये एक्टिविटी तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है ही। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन में कोई वॉल्यूम का होना जरूरी नहीं है। साल में कितनी भी ट्रांजेक्शन हो तो कोई वॉल्यूम या इसकी रेगुलरिटी या इसकी कॉन्टिन्यूटी का होना इमैटेरियल है।
तो आपने जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में पढ़ा ये तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में आएंगी, और इनमें कोई वॉल्यूम, साल में कितनी वॉल्यूम हुई है इन ट्रांजैक्शन में, ये ट्रांजैक्शन रेगुलर बेस पे हुई है या नहीं हुई, इस ट्रांजैक्शन में कंटिन्यूटी है या नहीं, ये इमैटेरियल है। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई फर्म है, उसने अपना ओल्ड स्टेशनरी आइटम को सेल कर दिया, सेल ऑफ ओल्ड स्टेशनरी आइटम। तो एक फर्म ने अपना ओल्ड स्टेशनरी आइटम सेल कर दिया, तो इस फर्म का जो बिजनेस है वो तो कुछ और है, लेकिन उसके पास कोई स्टेशनरी आइटम था, वो ओल्ड स्टेशनरी आइटम उसने सेल कर दिया, तो ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में आएगा, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में आएगा। चाहे ये पूरे साल में एक ही ट्रांजैक्शन हुई है, तो इस ट्रांजैक्शन में कोई वॉल्यूम है या नहीं है, रेगुलरिटी है या नहीं है, कंटिन्यूटी है या नहीं है, डजेंट मैटर, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट कहता है कि भाई अगर आपने, यानी बिजनेस आप कमेंस कर रहे हो, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, या आप बिजनेस क्लोज कर रहे हो, क्लोजर ऑफ बिजनेस, तो आप या तो बिजनेस अभी कमेंस कर रहे हो या आप बिजनेस क्लोज कर रहे हो। उस टाइम पे अगर आप कोई सप्लाई कर रहे हो या आप कुछ एक्वायर कर रहे हो, किसको, गुड्स को या सर्विस को, तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के टाइम पे या क्लोजर ऑफ बिजनेस के टाइम पे आप कोई गुड्स या सर्विस एक्वायर कर रहे हो या उसकी सप्लाई कर रहे हो, इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स, तो ये ट्रांजैक्शन, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए, आप अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए, आप अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए कोई लीगल सर्विस लेते हो, तो आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए जो लीगल सर्विस ली, वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है, अगर कोई क्लब या सोसाइटी, अगर कोई भी क्लब या सोसाइटी अपने मेंबर्स को कोई बेनिफिट दे रहा है, कोई फैसिलिटी दे रहा है, तो अगर कोई क्लब या सोसाइटी अपने मेंबर्स को कोई बेनिफिट या फैसिलिटी दे रहा है और बदले में जो मेंबर्स हैं वो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं या और कुछ कंसिडरेशन पे करते हैं, तो क्लब या सोसाइटी अपने मेंबर्स को कोई बेनिफिट या फैसिलिटी देता है और मेंबर बदले में सब्सक्रिप्शन या कुछ कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, तो ये ट्रांजैक्शन भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगी। सिक्स्थ पॉइंट में कह रहा है, एडमिशन टू एनी प्रीमिसेस फॉर कंसिडरेशन। अब मान लो कहीं पे फेयर लगा हुआ है, कहीं पे सर्कस लगा हुआ है या कोई थिएटर है, यहाँ पे एंट्री फीस है, यहाँ पे एंट्री करने के लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है, कुछ कंसिडरेशन पे करना पड़ता है, टिकट लेनी पड़ती है, तो ये ट्रांजैक्शन भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सेवंथ पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई पर्सन है, ये कोई ऑफिस को होल्ड करता है, कोई पर्सन है और ये कोई ऑफिस होल्ड कर रहा है, तो कोई पर्सन है
ये कोई ऑफिस होल्ड करता है, और ये ऑफिस होल्ड करके कोई अपनी पर्टिकुलर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो कोई पर्सन है जो कोई ऑफिस होल्ड करता है, और ये ऑफिस होल्ड करने के बाद ये कोई सर्विसेज दे रहा है। और ये क्यों कर रहा है ऐसा, ये इस पर्सन ने ही ऑफिस को क्यों होल्ड किया है, और इस ऑफिस को होल्ड करके वो क्यों सर्विस दे रहा है। इन द कोर्स ऑफ हिज प्रोफेशन और ट्रेड और वोकेशन। तो भाई कोई पर्सन है, वो अपने इन द कोर्स ऑफ हिज प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन के कोर्स में कोई ऑफिस होल्ड करता है, और ऑफिस होल्ड करके वो कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, ये बिजनेस माना जाएगा। जैसे एग्जांपल, मान लो कोई सीए है, ये प्रैक्टिसिंग सीए, इसका अब अपना प्रोफेशन है एज ए सीए का। अब ये सीए क्या करता है, किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाता है, और एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफिस होल्ड कर रहा है ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। तो एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये जो प्रैक्टिसिंग सीए है, जो अपनी कंपनी में जो किसी और कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज्वाइन हो गया और एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये बिजनेस कहलाएगा, ये ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगी। तो ये बिजनेस कहलाएगा। 8th पॉइंट, जो रेस क्लब होते हैं, जो हॉर्स रेसेस खिलाते हैं, तो रेस क्लब की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो बिजनेस कहलाएंगी। प्लस में रेस क्लब वाले अगर कोई सर्विसेज ले रहे हैं, जैसे वो टोटलाइजेटर की सर्विस ले रहे हैं, या बुक मेकर की सर्विस ले रहे हैं, तो ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगी। तो हॉर्स रेस, जो रेस क्लब होता है, उसकी वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो बिजनेस है ही, और ये हॉर्स रेस क्लब वाले किसी टोटलाइजर या बुक मेकर की सर्विस ले रहे हैं तो वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसमें ये अंगेज हैं एज पब्लिक अथॉरिटी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें ये इन्वॉल्व हैं एज ए पब्लिक अथॉरिटी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी कोई ट्रांजैक्शन कर रही है, कोई एक्टिविटी कर रही है जिसमें दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटी, तो ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगी। जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये हाईवे बना रही है, अब जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये हाईवे बना रही है, तो इस हाईवे बनाते हुए कुछ लोगों की जो लैंड है उसको एक्वायर करना पड़ रहा है, और ये जो जिनकी लैंड आ रही है इस हाईवे बन रहा है उसमें जिसकी भी लैंड आ रही है उसको एक्वायर करके ये उनको कंपनसेशन पे कर रहे हैं, कंपनसेशन पे कर रहे हैं। तो ये ट्रांजैक्शन भी बिजनेस कहलाएगी, बिजनेस कहलाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटी, तो वो भी बिजनेस की डेफिनेशन में फॉलो हो जाएगा।
तो ये जो बिज़नेस की डेफिनेशन है वो जीएसटी पर्पस के लिए है। ये बिज़नेस की जो डेफिनेशन है ये जीएसटी पर्पस के लिए है। नाउ नेक्स्ट है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लोज 31 ऑफ CGST एक्ट 2017 में। ठीक है, अब कंसीडरेशन जो होता है वो मनी में भी हो सकता है और अदरवाइज भी हो सकता है, यानी इन एनी अदर फॉर्म भी हो सकता है। तो यानी जो ए है, अगर इसने बी को कोई गुड्स या सर्विस की सप्लाई करी तो बी कंसीडरेशन हो सकता है मनी में दे रहा हूँ या हो सकता है किसी और फॉर्म में दे रहा हूँ। ठीक है, तो कंसीडरेशन मनी में भी हो सकता है और अदरवाइज भी। दूसरी बात, जो सप्लाई कर रहा है, जो सप्लायर है, इसको जितना पैसा, जितना भी कंसीडरेशन मिलता है, इसको जितना भी कंसीडरेशन मिलता है वो अमाउंट कंसीडरेशन माना जाएगा, वो अमाउंट कंसीडरेशन माना जाएगा। तो आई रिपीट, जो रिसिपिएंट है, ये रिसिपिएंट ये जितना पेमेंट कर रहा है, ये जितना पेमेंट कर रहा है, रिसिपिएंट जितना पेमेंट कर रहा है, वो कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा। सप्लायर को जितना कंसीडरेशन मिल रहा है वो एक्चुअल में कंसीडरेशन माना जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, इसमें बात लिखी हुई है कि भाई कंसीडरेशन जो है वो रिसिपिएंट भी पे कर सकता है, कंसीडरेशन जो है वो रिसिपिएंट भी पे कर सकता है। यानी कंसीडरेशन जो है, कंसीडरेशन वो फ्रॉम रिसिपिएंट, यानी रिसिपिएंट भी पे कर सकता है, रिसिपिएंट। तो कंसीडरेशन रिसिपिएंट भी पे कर सकता है। ठीक है, या कोई थर्ड पर्सन है, एनी थर्ड पर्सन, वो भी कंसीडरेशन पे कर सकता है। ठीक है, तो मान लो सपोज करो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई गुड्स या सर्विस की सप्लाई करी, तो बी ने बदले में 80 रुपीज़ पे करे, और इसी ट्रांजैक्शन के लिए एक मिस्टर सी हैं, उन्होंने 20 रुपीज़ पे करे। तो टोटल ए के पास कितना आया, 100 रुपीज़ आया। तो ये 100 रुपीज़ क्या माना जाएगा, ये कंसीडरेशन माना जाएगा, ये 100 रुपीज़ कंसीडरेशन माना जाएगा। क्लियर है? तो जो सप्लायर है उसके पास एक्चुअल जो कंसीडरेशन आ रहा है वो कंसीडरेशन माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट है, अच्छा इसका एक और एग्जांपल भी है कि मान लो सपोज करो जैसे फ्लिपकार्ट है। अब फ्लिपकार्ट ने क्या करा कि ये प्लेटफॉर्म देता है फ्लिपकार्ट, जिस पे सेलर और बायर मिलते हैं, सेलर और बायर मिलते हैं। अब सेलर मान लो सपोज करो एक आइटम 500 रुपये में सेल कर रहा है, सेलर 500 रुपये में एक आइटम को सेल कर रहा है, लेकिन फ्लिपकार्ट ने डिस्काउंट करके बायर को वो आइटम शो कर दिया 450 रुपीज़ का। ये फ्लिपकार्ट ने इसलिए किया ताकि इस बायर का फ्लिपकार्ट की तरफ थोड़ा ट्रस्ट बढ़े। तो ये फ्लिपकार्ट अपना लॉस करके बायर को 450 में ये प्रोडक्ट शो कर रहा है। अब बायर इस प्रोडक्ट के लिए 450 रुपीज़ लेता है और सेलर को फ्लिपकार्ट 500 रुपये देता है, यानी 50 रुपये अपनी जेब से पे कर रहा है फ्लिपकार्ट। ये फ्लिपकार्ट इसलिए कर रहा है ताकि जो कस्टमर है उनका ट्रस्ट बढ़ सके। तो अब एक्चुअल में सेलर को कितना मिला, सेलर को मिला 500 रुपये, जबकि जो रेसिपिएंट है, बायर है, उसने पे करे हैं 450। तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो 450 नहीं माना जाएगा, यहाँ पे कंसिडरेशन 500 माना जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें दोनों चीज़ कवर हो गई कि कंसिडरेशन जो है वो रेसिपिएंट भी दे सकता है और कंसिडरेशन किसी थर्ड पर्सन से भी आ सकता है। लेकिन जितना कंसिडरेशन
सप्लायर को मिल रहा है वो एक्चुअल कंसिडरेशन माना जाएगा, ना कि जो रेसिपिएंट पे कर रहा है वो कंसिडरेशन माना जाएगा। तीसरी बात, जो एक्ट है, कोई एक्ट है या कोई फोरबियरेंस है। फोरबियरेंस का मतलब होता है टॉलरेट करना, किसी एक्ट को टॉलरेट करना। तो कोई एक्ट या फोरबियरेंस है, इसका जो मॉनेटरी वैल्यू है, तो कोई एक्ट है या कोई फोरबियरेंस है, टॉलरेंस है, इसका जो मॉनेटरी वैल्यू है वो कंसिडरेशन माना जाएगा। तो आई रिपीट, कोई एक्ट है या फोरबियरेंस है, फोरबियरेंस का मतलब होता है किसी एक्ट को टॉलरेट करना, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है वो कंसिडरेशन माना जाएगा। जैसे कि मान लो ए ने बी को कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई कर दिया, बी ने पैसा न देके बी ने ए के बिहाफ पे कोई एक्ट परफॉर्म कर दिया। तो ए ने बी को गुड्स और सर्विस दिए और बी ने कोई एक्ट परफॉर्म कर दिया ए के बिहाफ पे। तो ये जो एक्ट बी ने किया, इसका मॉनेटरी वैल्यू हम निकाल लेंगे, और वो जो मॉनेटरी वैल्यू है वो कंसिडरेशन माना जाएगा। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए जो है वो मिस्टर बी को रहने के लिए अपनी प्रॉपर्टी देता है रेंट पे, या फिर मिस्टर बी को रेंट पे मशीन देता है। तो मिस्टर बी को रहने के लिए कोई प्रॉपर्टी देता है या रेंट पे मशीन देता है, मतलब रेंट पे इसने कोई प्रॉपर्टी दी है, मशीन या कोई भी हाउस। अब बी जो है इसको इसके बदले में एक तो 5,000 रुपये पे करने हैं, और प्लस में बी को अगर मान लो प्रॉपर्टी दी है इसने, तो बी को ये जो प्रॉपर्टी का जो गार्डन है, इस गार्डन की साफ सफाई करनी है। तो देखो, अब जो ए है ये बी को सर्विसेज दे रहा है। क्या सर्विस दे रहा है? ये अपनी मशीन रेंट पे दे रहा है या प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है। तो ए जो बी को सर्विसेज दे रहा है, तो बी बदले में कंसिडरेशन में 5,000 रुपये तो मॉनेटरी वैल्यू में पे कर रहा है, और प्लस में ये इस गार्डन की सफाई भी करेगा। तो ये जो एक्ट परफॉर्म कर रहा है मिस्टर बी, इसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है ये भी कंसिडरेशन में आएगी। ठीक है, कोई एक्ट बी ने परफॉर्म किया तो ये इसकी मॉनेटरी वैल्यू भी कंसिडरेशन मानी जाएगी। या फिर अगर कोई एक्ट को फोरबियर किया, टॉलरेट किया, तो उसकी भी मॉनेटरी वैल्यू कंसिडरेशन मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल, मिस्टर बी को कोई गुड्स देते हैं, मिस्टर बी को कोई गुड्स देते हैं। अब मिस्टर बी जो है इनको क्या करना है, 10,000 रुपये इन गुड्स के लिए पे करने हैं। लेकिन मिस्टर बी से कहते हैं कि देखो, मैं आपको ये जो क्रेडिट पीरियड दे रहा हूँ, ये मैं आपको 3 महीने का दे रहा हूँ। मतलब आप इस गुड्स की पेमेंट जो है 10,000 रुपये, ये 3 महीने बाद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्रेडिट पीरियड 3 महीने का मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप, मेरा जो कॉम्पिटिटर है मिस्टर एक्स, इससे आप माल परचेज नहीं करोगे। इस कॉम्पिटिटर से आप माल परचेज नहीं करोगे। ठीक है, तो आप मेरे कॉम्पिटिटर से माल परचेज नहीं करोगे। तो इसके बदले में ए ने क्या करा,
कि ये जो 10,000 रुपये पेमेंट करने का जो क्रेडिट पीरियड है वो 3 महीने का मिस्टर बी को दे दिया। अब मिस्टर बी क्या कर रहा है, मिस्टर बी एक एक्ट को टॉलरेट कर रहा है। क्या टॉलरेट कर रहा है कि मिस्टर बी अब मिस्टर एक्स से कोई माल परचेज नहीं कर सकता, ये मिस्टर बी को बियर करना पड़ रहा है, फॉरबियरेंस। अब इसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, इसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, ये मॉनेटरी वैल्यू भी कंसिडरेशन में काउंट होगा। तो बी जो 10,000 रुपये पे करेगा ये, प्लस में बी मिस्टर एक्स से माल परचेज नहीं कर रहा, ये एक्ट को टॉलरेट कर रहा है, इसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है ये भी कंसिडरेशन में काउंट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात है कि भाई जो डिपॉजिट्स होते हैं, डिपॉजिट्स, ये डिपॉजिट्स कंसिडरेशन में काउंट नहीं होंगे, कंसिडरेशन में काउंट नहीं होंगे। मान लो ए ने बी को कोई मशीन रेंट पे दी, मशीन रेंट पे दी, ए ने बी को मशीन रेंट पे दी, तो ए बी को क्या दे रहा है, सर्विसेज। बी पर मंथ 10,000 रुपये पे करेगा, तो बी कंसिडरेशन कितना पे कर रहा है, 10,000 रुपये। लेकिन ए ने स्टार्टिंग में बी से 1,00,000 रुपये डिपॉजिट ले लिया, डिपॉजिट ले लिया कि ए ने एक सिक्योरिटी तौर पे बी से क्या ले लिया, 1,00,000 का डिपॉजिट जमा करा लिया। उसके बाद ये टर्म एंड कंडीशन आई कि भाई ए जो है वो मशीन यूज़ करने देगा बी को, और बी हर महीने 10,000 रुपये देते रहेगा। लेकिन बी का 1,00,000 रुपये का डिपॉजिट अब ए के पास पड़ा है ऑलरेडी। तो ये जो बी ने ए को सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करा रखा है 1,00,000 रुपये का, ये कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। कंसिडरेशन क्या माना जाएगा, जो बी हर महीने 10,000 रुपये पे कर रहा है यही कंसिडरेशन माना जाएगा, ये 1,00,000 रुपये कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन मान लो सपोज करो बी जो है वो ये कहता है कि सर अब मैं नेक्स्ट जो है आपका जो मैं नेक्स्ट जो है आपकी पेमेंट नहीं कर पाऊँगा, आप मेरी जो पेमेंट 10,000 रुपये पर मंथ आनी है ये मेरे सिक्योरिटी डिपॉजिट से एडजस्ट कर लेना। तो जब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट एडजस्ट किया जाएगा, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट को जब एडजस्ट किया जाएगा अगेंस्ट सप्लाई, तो फिर ये क्या बन जाएगा, कंसिडरेशन बन जाएगा। क्लियर है? तो जैसे मान लो सपोज करो, तो इसी एग्जांपल में मान लो बी जो है वो अब ए से कहता है कि मैं अब नेक्स्ट मंथ से 10,000 रुपये पे नहीं करूँगा, आप सिक्योरिटी डिपॉजिट में से एडजस्ट कर लिया करो। अब नेक्स्ट मंथ का जो 10,000 रुपये का रेंट है वो बी नहीं पे करता, बी नहीं पे करता नेक्स्ट मंथ का रेंट। तो ए क्या करेगा, नेक्स्ट मंथ 1,00,000 में से 10,000 रुपये एडजस्ट कर लेगा, 10,000 रुपये एडजस्ट कर लेगा। तो ये 10,000 रुपये क्या बन जाएगा, अब कंसिडरेशन बन जाएगा। क्लियर है? फिर अगले महीने फिर बी रेंट पे नहीं करेगा, तो अगले महीने फिर इसे 1,00,000 में से 10,000 रुपये ए एडजस्ट कर लेगा टूवर्ड्स कंसिडरेशन। तो जैसे जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट में से ये पैसा कंसिडरेशन में एडजस्ट होता जाता है तो ये कंसिडरेशन बन जाएगा। यानी 1,00,000 रुपये में से जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट में से जैसे जैसे ये पैसा एडजस्ट होगा टूवर्ड्स सप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, कंसिडरेशन बन जाएगा। नॉर्मली जो डिपॉजिट होता है वो कंसिडरेशन नहीं माना जाता, लेकिन जब इस डिपॉजिट को एडजस्ट करते हैं टुवर्ड सप्लाई तो ये कंसिडरेशन मान लिया जाता है। तो ये थी डेफिनेशन कंसिडरेशन की। तो ये था हमारा जीएसटी का क्लास नंबर 8।